स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड भरा होता है वो एमॉर्फस नेचर का होता है, मींस उस फ्लूइड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, मींस ये सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, मींस लाइट कैन पास थ्रू दिस। अब ये जो फ्लूइड है वो दो तरीके का होता है, एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक कोलाइडल इन नेचर। तो ट्रू सॉल्यूशन किन से बनता है? शुगर, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। और कोलाइडल जो होता है पार्ट इसमें वो प्रोटीन और फैट की वजह से होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम समझें कि ये कोई सेल है तो ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है उन सबको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये पूरे पार्ट में साइटोप्लाज्म भरा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म ये वाला पार्ट और साइटोप्लाज्म ये वाला पार्ट, अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली बोलना चाहें तो उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो पार्ट में, एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। मींस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो वो आएगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में सेल ऑर्गेनेल और सेल इंक्लूजन्स, मींस और भी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोबॉडीज वगैरह जो भी हैं सब आएंगे सेल इंक्लूजन्स में। तो ये दो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। मैट्रिक्स इज द मेन साइट ऑफ ऑर्गेनेल एंड इंक्लूजन्स, मींस इसी मैट्रिक्स वाले साइट में ही ये सारे ऑर्गेनेल भरे होते हैं। और मैट्रिक्स ही वो साइट प्रोवाइड करता है जहां पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस। और मैट्रिक्स में वो सारे एंजाइम होते हैं जिससे सेल अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता हो। मैट्रिक्स सीडोपोडिया फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, या फिर जिसे हम वेसिकल फॉर्मेशन बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि अगर सेल एनगल्फ करता है किसी चीजों को एंडोसाइटोसिस में तो सीडोपोडिया फॉर्मेशन से भी करता है, जैसे अमीबा में। मैट्रिक्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी हेल्प करता है। इन सब के अलावा अगर हम लोग साइटोप्लाज्म में देखना चाहें तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है साइक्लोसिस। इसे रिपोर्ट किया था एमिकी साहब ने। तो मींस साइक्लोसिस इज रिपोर्टेड बाय एमिकी। तो मींस साइक्लोसिस है क्या? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। तो दो तरीके का मूवमेंट करता है। अगर ये सेल है और सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है तो दो तरह का ये मूवमेंट करता है, एक तो रोटेशनल मूवमेंट और दूसरा सर्कुलर मूवमेंट। तो रोटेशनल मूवमेंट कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल, मींस अगर ये सेल है प्लांट सेल और ये इसका अगर बीच में वैक्यूल है तो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है इस तरीके से तो इसे हम लोग रोटेशनल बोलेंगे। और सर्कुलर मूवमेंट कैसे होगा? मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज सर्कुलर मूवमेंट। तो यही साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। ये दो फॉर्म में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अगर वो डेंस फॉर्म है, मींस जेल की फॉर्म है आउटसाइड, तो उसे हम लोग इक्टोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि सेल की पेरीफेरी की तरफ है, आउटर साइड है, तो एक्टोप्लाज्म। इसे हम लोग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और सेल के मिड में जो है लेस डेंस फॉर्म, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल, और इसे हम एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं। और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। जैसे कि जब ये आउटग्रोथ बनाना हो इस चीज को एनगल्फ करने के लिए, तो ये इधर से आउटग्रोथ बनेगा और इधर से आउटग्रोथ बनेगा और फिर फाइनली इसको अंदर ले लिया जाएगा, एंडोसाइटोसिस। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल जेल इज कन्वर्टेड इनटू सॉल सो दैट दिस स्ट्रक्चर कुड अराइज फ्रॉम दिस पार्ट। मीन्स सॉल जेल दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर but its ultra structure was given by Porter, Claude and Fulans, these three scientists. And the term means this word endoplasmic reticulum was given by Porter. Next part.
दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, तो मीन्स ये यूकैरियोटिक सेल का ही प्रॉपर्टी है। तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, सिर्फ जर्मेनियल सेल्स में नहीं मिलेगा, जिस जर्मेनियल सेल से एग एंड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और मेमेलियन आरबीसी में नहीं मिलेगा, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम पे कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से अराइज होता है। मीन्स अगर आरबीसी नहीं है तो ये अगर न्यूक्लियस नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। एंड जैसा कि हमने बताया एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 3 पार्ट होते हैं इसके, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। कैसे देखते हैं? अगर ये कोई न्यूक्लियस है, हमने बताया था न्यूक्लियस से अराइज होकर के बाहर अगर ये ऐसा सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये स्ट्रक्चर जा रहा है। तो सिस्टर्नी ये वाला पार्ट है, इसी के चारों ओर वेसिकल्स होते हैं, दिस इज वेसिकल, और लास्ट में ट्यूब्यूल्स होता है, लास्ट पार्ट इज ट्यूब्यूल। हम लोग इसका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर भी देखेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके 3 पार्ट है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल आउटर साइड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सिस्टर्नी होगा न्यूक्लियस की तरफ। तो कैसे बन रहा है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही ब्लेबिंग से, मीन्स आउट ग्रोथ से ये बन रहा है, जिसपे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोट्रूडेड बाय और स्टडेड विथ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो इसके ऊपर अटैच्ड हैं वो एक प्रोटीन की हेल्प से अटैच्ड हो पाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और उसका नाम है राइबोफोरिन। इसके बीच का जो गैप है, ल्यूमेन है, वो 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है उसका साइज। एंड दिस सिस्टर्नी पार्ट इज वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेसिकल तो राउंड स्ट्रक्चर है, 50 to 500 माइक्रोमीटर होता है उसका डायमीटर, एंड इट इज ऑल्सो क्लोज टू दिस सिस्टर्नी, इस पार्ट से बिल्कुल क्लोज होगा। और ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो है ब्रांच्ड पार्ट होता है, ये सारे अनब्रांच्ड पार्ट है। ट्यूब्यूल वाला पार्ट ब्रांच्ड पार्ट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ से होता है, क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम मसल सेल्स में देखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मसल्स का जो यूनिट है मसल फाइबर का उसे हम लोग सार्कोमियर बोलते हैं, इसलिए मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ ER एंड देयर डिफरेंस एंड देयर फंक्शंस।